जय हिंद। आज मैं साइंस का क्वेश्चन लाया हूँ और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है सारा। तो चलते हैं यहाँ से क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, पूछा जा रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदा का काम करता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में जो मंदा का कार्य करता है वो भारी जल करता है। और इसके अलावा यहाँ पे ग्रेफाइट की छड़ याद रखना, ग्रेफाइट की छड़ और भारी जल जो है नाभिकीय रिएक्टर में मंदा का कार्य करता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, भारी जल और ग्रेफाइट। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा नंबर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम मानव ने निम्न में धातु का उपयोग किया था। तो सर्वप्रथम मानव निम्नलिखित में किस धातु का उपयोग किया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा तांबा। याद रखना, तांबा धातु का सर्वप्रथम मानव ने प्रयोग किया था, जिसका संकेत सी होता है और इसका अन्य नाम ताम्र या तांबा होता है। इसी का प्रयोग सर्वप्रथम मानव ने पृथ्वी पर किया था। तो राइट ऑप्शन सी होगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर देखिएगा, पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा विद्युत का अच्छा सुचालक है। तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक जो माना जाता है, चांदी को माना जाता है। याद रखना, चांदी को। और सबसे अच्छा चालक चांदी है, क्योंकि चांदी की प्रतिरोधकता शून्य होती है और विद्युत का मान बहुत अधिक होता है। इसी कारण से चांदी को विद्युत का अच्छा सुचालक माना जाता है। याद रखना। और अति चालकता का खोज किया था कॉपरलिंघम ओन्स ने। याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि कॉपरलिंघम ओन्स ने 1913 में अति चालकता का खोज किया था, जिसमें प्रतिरोधकता शून्य और विद्युत का मान अधिक होता है, जैसे में चांदी तांबा ये सब हो गए। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौथा नंबर कि निम्न में कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं है। तो देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं यहाँ पे पूछा जा रहा है। देखिएगा, जिसमें COOH नहीं लगा रहेगा वो कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं होता। जिसमें COOH लगा हो वो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, और जिसमें COOH नहीं लगा हुआ वो कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं है। तो सबका यहाँ पे सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मिक अम्ल जो है, फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी के डंक में पाया जाता है, जिसका सूत्र HCOOH होता है। याद रखना, फॉर्मिक अम्ल का सूत्र। सिट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। तो सिट्रिक अम्ल का सूत्र मुझे नहीं पता, लेकिन पिक्रिक अम्ल में कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं पाया जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। लेकिन टार्टिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल जो है, ये सब COOH समूह का मानो, कहने का मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप का सदस्य है, लेकिन पिक्रिक अम्ल जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल का सदस्य नहीं है। तो राइट ऑप्शन डी होगा। उसके बाद ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। तो कौन सी एक ऐसी धातु है जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। तो याद रखना, सोना। सोना धातु जो है स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली है। इसके अलावा प्लेटिनम धातु भी है, सिल्वर भी धातु भी जो है मुक्त अवस्था में पाए जाने धातु हैं ये सब। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर पूछा जा रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम धातु का संग्रह निम्नलिखित में डुबोकर किया जाता है। तो देखिए, सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे खुली वातावरण में छोड़ देने पर स्वतः ही ऑक्सीजन से रिएक्शन करके जलने लगती है। इसी कारण से इसे वातावरण में खुला नहीं छोड़ा जाता। तो सोडियम धातु को संग्रह किया जाता है किरोसिन के तेल में। किसमें? किरोसिन के तेल में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर देखिएगा, पूछा जा रहा है कि कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है। तो देखिए, वायुमंडल का अंग इसमें कौन सी गैस नहीं होगा। तो याद रखना, इनमें कोई नहीं गैस, अर्थात रेडॉन गैस जो है वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। ये बात याद रखना। लेकिन नाइट्रोजन, हीलियम, क्लोरीन गैस ये सब पाए जाते हैं वायुमंडल में। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर पूछा जा रहा है। 8 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक जल शोधन के लिए उपयुक्त होता है। तो जल शोधन के लिए जो उपयुक्त होता है, जियोलाइट का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा याद रखना, पेट्रोलियम को परिवर्तित करने के लिए, पेट्रोलियम को पेट्रोल में परिवर्तित करने के लिए जियोलाइट का ही उपयोग किया जाता है। याद रखना। इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जा रहा है 9 नंबर यहाँ पे कि निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्राकृतिक में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो देखिएगा, सेलुलोज जो है प्राकृतिक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सेलुलोज प्राकृतिक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है।
नेक्स्ट है 10 नंबर की वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में अक्रिय गैस कौन सी है। तो वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में अक्रिय गैस जो है आर्गन है, और आर्गन की खोज रामसे एवं रैमजे ने किया था। कौन? रामसे एवं रैमजे ने आर्गन की खोज किया था, जो वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा है 11 नंबर कि निम्न में कौन सीमेंट का मुख्य संघटक है। तो याद रखना चूना पत्थर जो है सीमेंट का मुख्य संगठक, जिसका सूत्र CuCO3 होता है। याद रखना चूना पत्थर सीमेंट का मुख्य संगठक माना जाता है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर देखिएगा, पूछा जा रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित धातु युगों में से किसी एक में से क्रमशः सबसे हल्की धातु एवं सबसे भारी धातु है। तो निम्नलिखित युगों में से कौन सी धातु जो है सबसे हल्की है और सबसे भारी है। तो याद रखना लिथियम सबसे हल्की धातु है, ऑस्मियम जो है सबसे भारी धातु है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। लिथियम हल्की, ऑस्मियम भारी होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर कि स्टेनलेस स्टील को बनाने में लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु प्रयोग किया जाता है। तो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए याद रखना है निकेल, क्रोमियम प्लस लोहा लोहा मिश्रित किया जाता है। तो राइट ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर देखिएगा, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्लास्टर ऑफ पेरिस में पाई जाती है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को देखिएगा सूत्र CaSO4 हाफ H2O होता है। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग 110 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो जिप्सम का निर्माण होता है, जिसका सूत्र CaSO4 2H2O होता है। याद रखना। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे कैल्शियम धातु जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस में पाया जाता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो उपयोग होता है, याद रखना प्लास्टर ऑफ पेरिस को टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, मूर्ति बनाने में किया जाता है। एग्जाम में पूछा गया यहाँ से दोनों का उपयोग। 15 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जा रहा है कि रबड़ को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व है। तो रबड़ को जब हम लोग अलग मनो निष्कासित करते हैं तो उसमें कौन सा तत्व प्रयुक्त होता है। तो याद रखना सल्फर, सल्फर तथा तेजाब। सल्फर का दूसरा नाम क्या है? गंधक। याद रखना सल्फर का दूसरा नाम गंधक प्लस तेजाब का उपयोग किया जाता है रबड़ को वल्कनित करने के लिए। ऑप्शन बी ए करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर पूछा जा रहा है क्विक सिल्वर कहे जाने वाली धातु कौन सी है। तो क्विक सिल्वर जो कहा जाता है वो याद रखना किसे कहा जाता है क्विक सिल्वर। पारा को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। राइट ऑप्शन सी होगा। Hg को क्विक सिल्वर कहा जाता है, पारा को। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, पारा को क्विक सिल्वर कहा जाता है। और पारा जब भी किसी धातु के साथ पाया जाएगा तो वो अम्लीयम कहलाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि लोहे में जंग को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। तो लोहा से जंग से बचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो याद रखना जिंक की परत चढ़ाया जाता है लोहा का जंग से बचने के लिए। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र में कौन सी धातु निकाली जाती है। तो समुद्र से सोडियम क्लोराइड। याद रखना सोडियम क्लोराइड नमक यौगिक प्राप्त की जाती है समुद्र से। ऑप्शन सोडियम क्लोराइड होगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रायोलाइट किस धातु का एक्स है। तो क्रायोलाइट जो है किस धातु का प्रमुख एक्स है। तो याद रखना क्रायोलाइट क्रायोलाइट जो प्रमुख एक्स है एल्युमिनियम का प्रमुख एक्स है। याद रखना क्रायोलाइट, जिसका सूत्र Na3Al F6 होता है। Al F6 होता है क्रायोलाइट का सूत्र Na3Al F6 होता है। क्रायोलाइट का प्रमुख फार्मूला होता है ये। उसके बाद यहाँ से 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य तीन में से भिन्न है। तो देखिएगा यहाँ पे हेमेटाइट और मैग्नेटाइट और लिमोनोटाइट ये सब जो है लोहा का प्रमुख एक्स है। क्या है? लोहा का प्रमुख एक्स है। लेकिन बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का एक्स है। तो तीनों में से कौन सा भिन्न होगा। तो डी करेक्ट जो है ये तीनों से भिन्न है। ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जा रहा है कि मुक्त वायु में खुला छोड़ने पर लोहे में जंग लग जाता है। वायु कौन सा घटक लोहे के जंग के लिए उत्तरदायी होता है। तो याद रखना वायु में विद्यमान O2 जो होता है, वायु में विद्यमान O2 ये लोहे पे जंग के लिए उत्तरदायी माना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑप्शन कौन सा होगा सही? ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पे।
ऑप्शन ए सही है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर की कार के चालक की सुरक्षा में प्रयुक्त आने वाली एयर बैग में क्या होता है। तो कार के जी सुरक्षा में के प्रयोग आने वाली एयर बैग में क्या होता है, तो याद रखना सोडियम एंजाइड। क्या होता है, सोडियम एंजाइड जो होता है कार की चालक की सुरक्षा में प्रयोग आने वाली एयर बैग में भरा होता है सोडियम एंजाइड। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन आरडीएक्स का अन्य नाम है। तो आरडीएक्स का अन्य नाम जो है याद रखना साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन जो है आरडीएक्स का अन्य नाम है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, साइक्लोहेक्सेन। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असुर गैस का घटक कौन सा है। तो एक्रू गैस असुर गैस का जो प्रमुख घटक है किसे कहा जाता है। तो आप लोग इसका कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। ये वीवीआई क्वेश्चन है क्योंकि ये 2024 के एग्जाम में पूछा गया है, एलपी के एग्जाम में। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा कि चींटी के काटने पर किसका अंत क्षेपण होता है। तो चींटी के काटने पर और लाल चींटी के डंक में और मधुमक्खी के डंक में मधुमक्खी में ये सब जो पाया जाता है फॉर्मिकम में पाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से देखिएगा आसुर गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो याद रखना टेट्रा कार्बन टेट्रा क्लोरीन। कार्बन टेट्रा क्लोरीन आसुर गैस का रासायनिक नाम है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पूछा जा रहा है 26 नंबर कि साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया क्या है। तो साबुन बनाने की सबसे निहित प्रक्रिया साबुनीकरण कहलाता है, याद रखना। और साबुन का सूत्र जो होता है C17H35 COO होता है, याद रखना। साबुन का सूत्र C17H35 COO होता है। और साबुन एक प्रकार का सोडियम तथा पोटेशियम लाइमन है, ये भी याद रखना। उसके बाद यहाँ पे नाखून पॉलिश में क्या रहता है। तो नाखून जो पॉलिश किया जाता है उसमें जो रहता है एसीटोन रहता है। क्या रहता है, एसीटोन रहता है नाखून पर पॉलिश करने वाली दवा में। उसके बाद देखिए टेट्राइथाइलेट निम्नलिखित में क्या है। तो एक विस्फोटी पदार्थ, याद रखना क्या है, एक प्रकार का देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन को फॉसिल ईंधन दहन के उत्प्रेरक है टेट्राइथिलीन। ऑप्शन ये होगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लहसुन में विशेष गंध किसके कारण होती है। याद रखना तो सल्फर घटक के कारण लहसुन में विशेष गंध होती है। लहसुन का जो गंध होता है सल्फर की तरह होता है, इसी कारण से इसे सल्फर सल्फर का घटक भी कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा पूछा जा रहा है कि सीमेंट की खोज किसने की। तो सीमेंट का खोज जो किया था किसने किया था। तो याद रखना जोसेफ ऑस्टिन ने सीमेंट का खोज किए थे। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन सही कथन सही है। तो देखिए एक परमाणु को नाभिक में केवल इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहता है। एक परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों विद्यमान रहता है। एक परमाणु के नाभिक में केवल न्यूट्रॉन विद्यमान रहता है। एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान होता है। तो ये बात सही है। तो एक नाभिक के परमाणु प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान रहता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा यहाँ पे 31 का ऑप्शन डी। खनिज क्या है। तो खनिज एक अकार्बनिक ठोस है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्या है, एक अकार्बनिक ठोस है। सूखी बर्फ क्या है। तो सूखी बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग सूखी बर्फ के नाम से जानते हैं। 33 का ऑप्शन डी करेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा पूछा जा रहा है कि बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है। तो याद रखना पॉलीएमाइड या लेक्सन का। अगर बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग होता है, तो लेक्सन का। और यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या कि बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के लिए जो प्रयुक्त होता है पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि फलों पकाने वाली गैस कौन सी है। तो फलों पकाने वाली गैस का नाम एथिलीन है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा पूछा जा रहा है कि टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है। तो लाइकोपीन नामक यौगिक के कारण टमाटर का लाल रंग होता है, लाइकोपीन के कारण।
ऑप्शन ए करेक्ट होगा वहाँ पे। गाजर किसकी मौजूदगी के कारण नारंगी होता है? तो याद रखना, गाजर में जो पाया जाता है कैरोटीन वर्णक पाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कैरोटीन बनने के कारण गाजर जो होता है नारंगी होता है। पपीता पीले रंग किसके कारण से होता है? तो याद रखना, कैरोजेनेथिन के कारण पपीते का पीले रंग होता है, कैरिकाजेनेथिन के कारण। उसके बाद मिर्च के तीखापन का कारण क्या है? तो मिर्च का तीखेपन का कारण याद रखना, कैप्सेसिन की उपस्थिति के कारण मिर्च का तीखेपन होता है। करेले का कड़वापन किसके कारण होता है? याद रखना, टैनिन के कारण। नहीं, कुकर बिस्टिसिन के कारण। याद रखना, कुकर बिटेसिन के कारण करेले का कड़वापन होता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट फिर है क्वेश्चन कि आंवले में कैसेलापन किसके कारण होता है? तो आंवला में जो होता है टैनिन के, चाय में टैनिन पाया जाता है। तो आंवले में जो कर्मिन के कारण आंवले में कैसेलापन किसके कारण होता है? कर्मिन के कारण। उसके बाद यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कि आलू का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो सोलेनिन के कारण। सोलेनिन के कारण आलू का हरा रंग होता है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दूध का सफेद रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैसीन नामक प्रोटीन के कारण दूध का उपस्थिति रंग सफेद होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उसके बाद हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? याद रखना, केरिका जेनेथिन के कारण। केरिका जेनेथिन के कारण हल्दी का पीला रंग होता है। उसके बाद यहाँ से जय हिंद दोस्त, आज के वीडियो में इतने। अगर वीडियो पसंद चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टोटल 45 क्वेश्चन था। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।